Rahim. Assalamu alaikum. Students, our subject is statistics and it is for the class first year 11th class. We are doing chapter number 3 and our topic today is weighted mean and geometric mean and the properties of the geometric mean, and the pages are, we have to start with the page 55 of Punjab textbook board जो आप सबके पास है. टेक्स्ट की बुक होगी ये, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक है ये. और इसके हम जो पेजेस आज पढ़ेंगे इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड वो हैं 55 से 61 तक. सो वी स्टार्ट आवर लेसन ऑफ टुडे एंड वी स्टार्ट फ्रॉम द weighted mean. Weighted mean, still now we have studied about the arithmetic mean. Arithmetic mean is used when all the observations are given equal importance, but there are certain situations in which the different observations get different weights. Arithmetic mean में हमने क्या किया था, हर ऑब्जर्वेशन को इक्वल इम्पोर्टेंस दी थी, अहमियत दी थी बराबर. लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि जहाँ पे आपको मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशंस को मुख्तलिफ इम्पोर्टेंस देनी पड़ती है, उसकी इम्पोर्टेंस के लिहाज से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं तो उनको हम मुख्तलिफ वेटेज देते हैं, यानी उनको ज़्यादा अहमियत देते हैं. अहमियत देने के लिए हम वेट्स यूज़ करते हैं, यानी जिस पे जितना इम्पोर्टेंस है उतना उसका वेट भी यूज़ करेंगे. अब यहाँ पे इक्वल इम्पोर्टेंस अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, इन दिस सिचुएशन वेटेड मीन डिनोटेड बाय वाई. W जो है वो सबस्क्रिप्ट में चला जाएगा, इसके फुट पे चला जाएगा, सबस्क्रिप्ट कहते हैं इसको. YW बार इज़ प्रेफर्ड. Y आप सबस्क्रिप्ट में डालेंगे, Y की सबस्क्रिप्ट में डालेंगे W. द वेटेड मीन ऑफ Y1 Y2 अप टिल yn आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं, विद करस्पॉन्डिंग उनको हम वेट्स देंगे W1 W2 अप टिल WN, यानी सो ऑन कर देंगे जितने हैं लास्ट WN है. इज़ कैलकुलेटेड एज, अब आपने करना क्या, सबसे पहले कि हर Y को उसके करस्पॉन्डिंग W से ज़रब दे देना है, उसके करस्पॉन्डिंग वेट से. Y1 और W1 को मल्टीप्लाई कर लेना है, Y2 और W2 को मल्टीप्लाई कर देना है, और लास्ट जो हमारा है वो YN है उसको WN से रिप्रेजेंट कर, WN से मल्टीप्लाई कर देना है. तो आपके पास क्या आ जाएंगे, ये प्रोडक्ट लिए, फिर इनका सम लिया, तो W1 Y1 प्लस W2 Y2 प्लस सो ऑन से पहले भी सो ऑन स्टार्ट करते हुए भी सिंबल लगाएंगे जो भी ऑपरेशन चल रहा है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड सच. तो जो हम प्लस कर रहे हैं तो इनमें प्लस का साइन आएगा और सो ऑन की एंड पे भी यही साइन आएगा. ये हमेशा याद रखें कि आपने सो ऑन से पहले और एंड में अलामत लगानी है, वो कॉमा है, प्लस है, माइनस है, जो भी, तो लास्ट में आ जाएगा WN YN. और डिवाइडेड बाय चूँकि नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस होती है और यहाँ पे वेट्स आएंगे, तो जितने वेट्स हमने हर वैल्यू को दिए हैं उनका सम कर लें, तो W1 प्लस W2 प्लस सो ऑन, लास्ट में प्लस लगाएंगे, फिर WN आ जाएगा. ये जो सिंबल्स हैं ये सो ऑन से पहले और एंड में ज़रूर लगाइए. और जब हम इसको समेशन फॉर्म में लिखेंगे तो समेशन का मैंने आपको बताया था कि 3 तरीके हैं. समेशन में सबस्क्रिप्ट भी लगाएं और समेशन पे उसकी लिमिट्स भी दें कि ये 1 से लेकर कहाँ तक है, या जहाँ से भी जहाँ तक है. दूसरे में हम क्या करते हैं कि सिर्फ I लगाते हैं और समेशन पे उसकी रेंज नहीं बताते. और थर्ड तरीके में क्या होता है कि ना हम सबस्क्रिप्ट लगाते हैं और ना ही हम उसको उसकी वेरिएशन बताते हैं. यहाँ पे 2 दिखाई गई हैं, तो समेशन WI YI, I वेरीज फ्रॉम 1 से लेकर n तक. जब हम समेशन पे लिखते हैं तो इसकी स्टार्टिंग लिखते हैं और ऊपर इसका एंड लिखते हैं. और डिवाइडेड बाय नीचे वेट्स का सम है, समेशन WI I वेरीज फ्रॉम 1 से लेकर n तक. नेक्स्ट हम इसको समेशन के उससे रेंज हटा देते हैं कि समेशन कहाँ से कहाँ तक है, यानी ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ I तक है ये. समेशन WI YI ओवर समेशन WI, इसका मतलब है I की जितनी भी वेरिएशन है उन सबको ये इसने सम कर लिया. नेक्स्ट पेज पे हम एग्जांपल देखते हैं.
The following data is about the percentage kill yi and the number of insects wi used in a study. The interest is to calculate the mean of the percentage kill. ये डिफरेंट इंसेक्ट्स की तादाद है और बताया गया कि ये तादाद टोटल का कितना परसेंट है. हमने इसकी क्या लेनी है, परसेंटेज हमने इसकी जो दी हुई है इसको हमने मीन लेना है. ये एग्जांपल हमारी है 3.4 पेज है हमारा 56. आप अपनी बुक को सामने रखें और स्टडी कीजिए. तो यहाँ पे चूँकि हर एक का डिफरेंट परसेंटेज है, डिफरेंट उसकी वेटेज है, तो वेट्स को हम यूज़ करेंगे. तो वेटेड मीन दैट इज़ इक्वल टू वाई बाय डब्ल्यू बार इज इक्वल टू समेशन डब्ल्यू आई वाई आई. आप चाहें तो समेशन डब्ल्यू आई वाई आई यानी आई वाला दूसरा तरीका, लेकिन प्रेफर ये किया जाएगा, हमें सूटेबल ये होता है. अभी चूँकि आप बेसिक में हैं तो आई भी लिखें और आई की वेरिएशन भी लिखें, सिंपल ना लिखें, ताकि आप कोई कसर ना छोड़ें, कोई कमी ना छोड़ें. तो आप आई विल सजेस्ट कि आप इसकी जो वेरिएशन है आई की वो भी समेशन पे डालें. तो यहाँ हमने देखिए आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे कि आई इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक भी लिखा हमने. समेशन डब्ल्यू आई वाई आई वेर आई वेरीज फ्रॉम 1 से लेकर n, और नीचे समेशन डब्ल्यू आई और उसकी भी वेरिएशन 1 से लेकर 5 तक. 5 वैल्यूज़ हैं, n नहीं बल्कि 5 तक. तो समेशन डब्ल्यू आई वाई आई किया आपने. पहली वैल्यू है वाई आई 88, उसको 44 से मल्टीप्लाई किया. दूसरी है 85.7, उसको 42 एंड करस्पॉन्डिंग वैल्यू को मल्टीप्लाई करके ये समेशन आ गया आपका 9326.6. और साथ ही आपने वेट्स कैलकुलेट किए जो हुए हैं, जो ऊपर उनका समेशन ले लेंगे. वेट्स आपके 44, 42, 24 और 16 6 हैं. इनको ऐड किया 132 बन गया. तो वाई डब्ल्यू बार आपने ये वेटेड मीन लिया, वो कितना हो जाएगा आपका, इस समेशन को 132 पे डिवाइड कर लिया तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा. ठीक है, इट्स सिंपल. सिर्फ आपको एग्जांपल इसलिए होती है ताकि आपको करना आए कि क्या है. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ज्योमेट्रिक मीन. ज्योमेट्रिक मीन इज़ यूजफुल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फॉर पॉजिटिव वैल्यूज़. कि ये आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हम पढ़ चुके हैं कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज 5 हैं. पहला अरिथमेटिक मीन है, फिर ज्योमेट्रिक मीन है, और ये किसके लिए है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए. ठीक है, यूज़फुल किस वक्त है मेजर, जिस वक्त पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं. इट इज़ अप्रोप्रिएट फॉर एवरेजिंग रेट्स एंड रेशो. यानी जब डाटा आपका रेट्स और रेशो की फॉर्म में होगा उस वक्त ये मुनासिब है कि हम उनका ज्योमेट्रिक मीन लें. इट मे बी अप्रोप्रिएटली कैलकुलेटेड ओनली फॉर रेशो स्केल डाटा. रेशो स्केल डाटा किस तरह का होता है, जब आप हर वैल्यू एक वैल्यू से नेक्स्ट लेनी है तो आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते जाते हैं. यानी कि किसी को ख़ास रेशो से चीज़ें बढ़ रही हैं. जैसे हम कहते हैं कि 10% बढ़ जाती है हर साल या 20% बढ़ जाती है. तो एक कांस्टेंट रेट या रेशो के साथ एक चीज़ जब चेंज होती है तो वो आपका रेशो स्केल होता है. The geometric mean is defined as the nth root of the product of n positive numbers. ये इसी को समझ लीजिए क्या है कि आपके पास n पॉजिटिव नंबर्स हैं. आपने क्या किया, उनका प्रोडक्ट ले लिया. प्रोडक्ट मीन उनको मल्टीप्लाई करके, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लिया आपने. मल्टीप्लाई करने के बाद उनका nth रूट ले लिया. स्क्वायर रूट से तो आप फेमिलियर है ना, और स्क्वायर रूट होता है जब आप 2 के लिए लेते हैं, उसका यानी सेकेंड रूट होती है वो. आप 3 के लिए लेंगे तो वो थर्ड रूट होती है. आप n वैल्यूज़ के लिए लेंगे, n के लिए लेंगे तो वो nth रूट कहलाती है. अब आपके पास क्या है, वो हैव n पॉजिटिव वैल्यूज़ y1 y2 अप टिल yn. दैन ज्योमेट्रिक मीन डिनोटेड बाय gm. ये इसकी एब्रीवेशन है. एब्रीवेशन कहते हैं मुखफ़फ़ को, यानी शॉर्ट फॉर्म में. तो ज्योमेट्रिक मीन को किससे रिप्रेजेंट करिए, ज्योमेट्रिक का g ले लिया, मीन का m ले लिया. तो g.m इज़ डिफाइंड बाय gm इज़ इक्वल टू, अब आपने जो ऊपर पढ़ चुके हैं वो क्या था कि y1 मल्टीप्लाइड बाय y2 मल्टीप्लाइड बाय सो ऑन करेंगे. यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे आप स्टार्ट में, नहीं लगा हुआ तो आप इसको लगा लें, साइन को लिख लें, क्योंकि हमने यही सीख लिया अब तक कि ज्योमेट्री वो आपका जो भी सो ऑन का साइन होगा डॉटेड सो ऑन को डॉटेड से रिप्रेजेंट करते हैं. उसके स्टार्ट में भी सिंबल लगाएंगे और उसके एंड पे भी, जो भी आपका काम हो रहा है. तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट में भी लिखेंगे और एंड में भी. अब ये n वैल्यूज़ का प्रोडक्ट ले लिया, प्रोडक्ट मीन उनको मल्टीप्लाई कर लिया. अब इनका स्क्वायर रूट की तरह का सिंबल लगाएंगे और उस पर n लिख देंगे तो ये nth रूट है.
और आपको पता है कि स्क्वायर रूट को जब हम हटाते हैं तो वो होती है 1/2 वैल्यू, उसकी पावर होती है, उस जिस भी वैल्यू का स्क्वायर रूट होता है उसकी पावर वो बन जाती है 1/2, यानी कि 1/, जितना रूट है। अगर क्यूब रूट है तो 1/3 हो जाएगी, nth रूट है तो ये नेक्स्ट स्टेप में देखें 1/n इसे हम लिखेंगे। तो ये नेक्स्ट स्टेप में हमारा हो गया y1 मल्टीप्लाइड बाय y2 मल्टीप्लाइड बाय सो ऑन मल्टीप्लाइड बाय yn, और इस सारे को ब्रैकेट में डाला और बाहर इसकी हमने लिखी 1/n। nth रूट किस में कन्वर्ट हो गई 1/n में। अब जो भी ये है ये थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन हो रही है, मल्टीप्लिकेशन के जो डिफ़िकल्ट प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए हम उसको कन्वर्ट करते हैं लॉग लेके सम में। तो अगर इस पे लॉग अप्लाई किया ऑन द बोथ साइड्स, लेफ्ट पे किया तो log ऑफ gm इज इक्वल टू log ऑफ द हमारी जो प्रोडक्ट था y1 y2 अप टिल yn होल रेज़ टू द पावर 1/n। आप एक दफ़ा डायरेक्ट कर इन्होंने डायरेक्ट सॉल्व किया हुआ है, आप क्या करेंगे कि पहले लॉग अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में जब हम लॉग अप्लाई करते हैं कि लॉग की प्रॉपर्टी ये है कि इसकी जो वैल्यू की पावर होती है, जिस वैल्यू का लॉग लिया जाता है पावर जो है वो पहले आके मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पर पावर 1/n है तो 1/n पहले आ जाएगी, 1/n लॉग ऑफ द प्रोडक्ट आ जाएगा, लॉग बाहर रहेगा y1 y2 अप टिल yn। लॉग की अगली प्रॉपर्टी क्या है कि जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं वैल्यूज़ उन पे लॉग अप्लाई करते हैं तो लॉग हर एक पे इंडिविजुअली अप्लाई होता है और उनके दरमियान जो साइन है वो सम में चेंज हो जाता है। तो लॉग ऑफ y1 हो जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा, लॉग ऑफ y2 हो जाएगा, सो ऑन प्लस के साथ सो ऑन लगाएंगे, फिर प्लस आ जाएगा लॉग ऑफ yn। अब ये जो लॉग वाली सारी टर्म्स आप देखें कि इसमें हमने देखना होता है कि क्या क्या चीज़ सेम है और क्या डिफरेंट है। तो इन सब के सबस्क्रिप्ट चेंज हो रहे हैं 1 से लेकर n तक। हम इसको, और चूँकि ये प्लस का काम है तो इसको हम समेशन से रिप्लेस कर सकते हैं। समेशन आ जाएगा इनका 1/n तो बाहर ही रहा, समेशन आ गया, और समेशन पे वेरिएशन क्या आ जाएगी 1 से लेकर n तक, क्योंकि ये पहली वैल्यू 1 है और लास्ट वैल्यू n है। लॉग ऑफ y और वैल्यूज़ कंटिन्यूस होनी चाहिए जो भी हम सो ऑन करते हैं 1 2 3 4, ये नहीं कि 2 के बाद कोई जंप है, कंटिन्यूस। अब अगले स्टेप में चूँकि हमें तो सॉल्व करना है ज्योमेट्रिक मीन और हमारे पास लेफ़्ट साइड पे है लॉग ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, तो जब हम राइट साइड को सॉल्व कर लेंगे तो हम इस ज्योमेट्रिक मीन के साथ जो लॉग है इसको ख़त्म करेंगे और लॉग दूसरी तरफ जाके एंटी लॉग हो जाएगा। तो हम दूसरी तरफ देखिएगा कि ज्योमेट्रिक मीन इज़ इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ, और जो हमारी ऊपर सब कुछ था उसको हम ब्रैकेट में डाल देंगे 1/n समेशन लॉग ऑफ y और लॉग समेशन पे हमारा क्या वेरिएशन है i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक। दिस मेथड इज़ यूजफुल व्हेन डीलिंग विद relative values such as to find the average of percentage changes, independent ratios and index numbers। यानी ये परसेंटेज चेंजेस हैं, यानी ख़ास परसेंटेज से चीज़ें तब्दील हो रही हैं, जैसे हमने कहा 5% चेंज हो रही है। फिर इंडिपेंडेंट रेशोज़ हैं, रेशो दो वैल्यूज़ का रिलेशन होता है उसमें आ जाएगी। और तीसरी चीज़ है इंडेक्स नंबर्स, और इंडेक्स नंबर्स क्या है ये हम चैप्टर नेक्स्ट पढ़ेंगे। इंडेक्स नंबर का हमारा चैप्टर है 5, और इंडेक्स नंबर क्या है, इंडेक्स नंबर जो हमारे हैं ये बताते हैं कि रिलेटिव चेंज बताते हैं। रिलेटिव मीन एक दूसरे के लिहाज से चेंज इन अ वेरिएबल ओवर टाइम, यानी एक चीज़ में किसी भी वेरिएबल में वक्त के साथ जो तब्दीली आती है वो इंडेक्स नंबर है। वो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, तो उसमें वक्त के साथ चेंजेस जो आती हैं, जैसे हम कहते हैं कि इस पिछले साल तो ये थी और अब ये वैल्यू है और इतनी प्राइस थी, इतनी क्वांटिटी, जो भी चेंज आया वक्त के साथ साथ, वक्त गुजरने के साथ साथ किसी वेरिएबल में जो चेंज आती है उसको हम इंडेक्स नंबर में स्टडी करेंगे। तो इंडेक्स नंबर के लिए यूज़ होगा द फॉर्मूला फॉर ग्रुप डाटा इज़। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रुप डाटा अगर आपने किया हुआ है, ग्रुप डाटा का मतलब आप क्लियरली समझते हैं, हम पीछे कर चुके हैं चैप्टर 2 में, कि जब वैल्यूज़ को अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसी अरेंज कर लेते हैं, एक हमारा कॉलम बनता है वैल्यूज़ का और साथ उसकी फ्रीक्वेंसी आती है, तो इसको आप एक टेबल में लिखते हैं, तो आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है और वो ग्रुप डाटा कहलाता है। आपने ग्रुपिंग कर ली वैल्यूज़ की, यानी कि इंटरवल भी बना लिया और साथ में आपने इंटरवल वो बनाए थे, ग्रुप बना लिया वैल्यूज़ का, जैसे 5 से 10 तक और 11 से 15, तो ये आपके ग्रुप बना लिए और साथ उनकी फ्रीक्वेंसी दे दी, तो ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी आपके पास होगी।
और वाई जो है उसकी जो है इसका हमें पता चल गया है। और अब हम इसका ज्योमेट्रिक मीन लेंगे। हम हर वैल्यू को उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी के साथ हमने पहले लिखा हुआ है कि y1 की फ्रीक्वेंसी f1 है, y2 की फ्रीक्वेंसी f2 है और yk की फ्रीक्वेंसी fk है। y1 की फ्रीक्वेंसी f1 से मुराद क्या है, मतलब इसका ये है कि y1 जो कितनी दफ़ा आया है, f1 दफ़ा आया है। यानी अगर हमने y1 की तमाम वैल्यूज़ का प्रोडक्ट लेना है तो क्या हो जाएगा, y1 मल्टीप्लाइड बाय y1 मल्टीप्लाइड बाय y1 अप टिल सो ऑन, जितने y1 हैं उन सारों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये कितनी दफ़ा आ जाएगा, f1 दफ़ा आ जाएगा। तो जिस वैल्यू को भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 4 को हम 10 टाइम्स करें तो वो 4 की पावर 10 हो जाएगी। 4 की पावर 10 का 10 टाइम्स का मतलब है, ऊपर हमने लिखा है तो इसका मतलब है 4 को 4 से ही 10 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। और अब हम y1 को f1 दफ़ा कर रहे हैं तो y1 की पावर में चला जाएगा f1। y1 की पावर f1 मीन्स y1 मल्टीप्लाइड बाय y1 मल्टीप्लाइड बाय y1 f1 दफ़ा हमने ये प्रोडक्ट लिया। इसी तरह y2 की पावर हो जाएगी f2 और yk की पावर हो जाएगी fk। और हमने इस पे रूट डाला और रूट हमारा क्या है, n। अब n को पहले समझ लेना चाहिए कि n किसके बराबर है। हमारी चूँकि वैल्यूज़ टोटल कितनी हैं, 1 से लेकर k तक है, ठीक है। इन k वैल्यूज़ को, के वैल्यूज़ का जो साथ साथ फ्रीक्वेंसी है, पहले की f1 है, फिर f2 है, फिर fk है। तो इन तमाम फ्रीक्वेंसीज़ को सम किया, समेशन fi वेरीज फ्रॉम 1 से लेकर k तक। और इस सारे समेशन को हमने कह दिया कि हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे n से, ठीक है। तो इसलिए हमने ये n यूज़ किया है। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि ये जो n है रूट में, इसको हमने पीछे भी देख लिया, हम इसको 1/n लिख लेंगे प्रोडक्ट का, ठीक है। अब हमने अगले स्टेप में जैसे हमने पीछे भी किया है कि लॉग अप्लाई करेंगे तो लॉग ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन लेफ्ट पे आ जाएगा इज इक्वल टू, आप सारे पे लॉग लगाएंगे। आप स्टेप वाइज करेंगे, बुक में डायरेक्ट होता है, आप स्टेप वाइज कीजिएगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, लॉग बाहर ब्रैकेट के बाहर अप्लाई करेंगे। सेकंड स्टेप क्या होगा कि पावर पहले साइड पे आ जाएगी फिर लॉग आएगा। थर्ड स्टेप में आपका क्या होगा कि लॉग हर वैल्यू पे इंडिविजुअल जाएगा और उनका सम दिखाएगा। और फोर्थ स्टेप में जाके हर एक का अपना f1 उसकी साइड पे आ जाएगा और फिर लॉग ऑफ द ऑब्जर्वेशन आ जाएगी। तो ये जो बुक में है ये फोर्थ स्टेप तक डायरेक्ट ही कर दिया। आप इसको खुद सिंप्लीफाई करेंगे 1 बाय 1 तो ये हो जाएगा 1/n ब्रैकेट में f1 लॉग ऑफ y1 प्लस f2 लॉग ऑफ y2 प्लस सो ऑन, फिर प्लस fk लॉग ऑफ yk। तो ये बुक में मैंने अभी जो फर्स्ट है ना जो 3.13 इक्वेशन, इसमें मैंने करेक्शन की हुई है। तो y की सबस्क्रिप्ट को आप k कर लें, थोड़ा सा ये गलत है, बुक में कुछ मिस प्रिंट भी होते हैं, प्रिंटिंग की मिस्टेक्स होती हैं, तो इसको आप ठीक कर लीजिए। अब ये जो हमने अंदर ले लिए हैं f1 लॉग ऑफ y1, आप देख रहे हैं कि इन सब का सिर्फ सारी चीज़ें सेम है, लेकिन सिर्फ सबस्क्रिप्ट चेंज हो रहा है। हम इसको समेशन फॉर्म में ले आएंगे, समेशन fi लॉग ऑफ yi 1/n बाहर रहेगा, 1/n समेशन fi लॉग ऑफ yi और i वेरीज फ्रॉम 1 से लेकर k तक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना कि आपने यहाँ पे वेरिएशन k तक देनी है। ज़ाहिर जितनी वैल्यूज हैं, k है या l है या m है, तो वो हमने वही एंड ऊपर लिखना है। आमतौर पे हमने हर वक्त n नहीं लिखना इसको, तो समेशन पे क्या आ रहा है 1 से लेकर k तक। अब हमारा जो लेफ़्ट साइड पे लॉग है इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे क्योंकि हमें सिर्फ ज्योमेट्रिक मीन चाहिए है। तो ये हो जाएगा 1/n समेशन fi लॉग ऑफ yi, जो वैल्यू है उसका बाहर एंटी लॉग ले लेंगे, यानी जो हमने इसको सॉल्व कर लिया इसका बाद में हम एंटी लॉग ले लेंगे। लॉग लेने के लिए आपके पास लॉग टेबल भी होते हैं जैसे आपने किया हुआ है मैट्रिक में, या फिर अब आप डायरेक्ट अपने कंप्यूटर पे भी आपके पास लॉग और एंटी लॉग का फंक्शन होता है, उससे आप कर लेंगे इंशाल्लाह। ये हमने जैसे क्लास में किए हैं, वैल्यूज़ कैलकुलेट की हैं, लॉग हमने निकाला है लॉग टेबल से भी और कैलकुलेटर से भी। नेक्स्ट हमारी एग्जांपल देखिए 3.5 है, कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन फॉर द फॉलोइंग अनग्रुप data of the percentage changes in the weights of 8 animals। अनग्रुप डाटा है आपका, यानी सिंगल वैल्यूज़ हैं, रॉ डाटा है आपका, इनका आपने ज्योमेट्रिक मीन लेना है। तो आपने क्या किया कि ये आपकी जो ऑब्जर्वेशन है 45, 30 so on, ये सारी क्या है y आइज हैं। आपने फार्मूले में क्या किया है,
आपका ज्योमेट्रिक मीन फार्मूला इज एंटी लॉग ऑफ 1/n समेशन लॉग ऑफ आई वेरीज फ्रॉम 1 से लेकर n तक। हमारी यहाँ पे कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, ये 8 हैं। आई वेरीज फ्रॉम 1 से 8 तक चला जाएगा। इन तमाम वैल्यूज़ का लॉग ले लेंगे अंदर और 1/8 पे डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा लॉग ऑफ 45, लॉग ऑफ 30। ये सारे आपने ले लिए, इनके लॉग्स ले लिए, उनको सम कर लिया और आंसर को 8 पे डिवाइड कर लिया। और चूंकि हमारा लेफ़्ट पे है लॉग ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन और हमें चाहिए ज्योमेट्रिक मीन, सो हम लॉग के फंक्शन को ख़त्म करेंगे। और ख़त्म करने का क्या उसका तरीका होता है कि उसको अपोजिट ले लिया जाए, यानी एंटी लॉग बोथ साइड्स पे अप्लाई किया जाएगा। तो लेफ़्ट पे अप्लाई करेंगे एंटी लॉग, तो वो लॉग के साथ मिलके ख़त्म हो जाएगा, और राइट पे एंटी लॉग अप्लाई हो जाएगा और आंसर आपका एंटी लॉग ऑफ 1.57705 है और वो आपका 37.7616 आ गया। तो ये आपका जो है एग्ज़ाम्पल हो गई। नेक्स्ट पेज पे एक और एग्ज़ाम्पल है, सिंप्लीफाई, लेकिन हर एग्ज़ाम्पल का मकसद दूसरे से डिफरेंट है। किसी में वैल्यूज़ हैं, किसी में ग्रुप डाटा है। आपने चेक करेंगे कि इसमें क्या है, और ये वैल्यू मैं इसलिए एग्जांपल करा रही हूँ कि थोड़ी सी करेक्शन भी करानी होती है। कंप्यूट ज्योमेट्रिक मीन बाय द यूजिंग बेसिक डेफिनेशन फॉर द ऑब्जर्वेशन। एग्जांपल 3.6 है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द 5 ऑब्जर्वेशन इज गिवन बाय। अब यहाँ पे जो एग्जांपल में बुक में डाटा है, पहली वैल्यू है 0.5 और दूसरी वैल्यू है मिस प्रिंट की हुई है 10.0 की बजाय, ये असल में क्या है 1.0 है। बस ये करेक्शन कर लीजिए, आपको नज़र भी आ रहा होगा मैंने कर रखी है। तो 10.0 को आपने करना है 1.0। अब आपने पहली वैल्यू है 0.5, दूसरी है 1.0, तीसरी है 2.7, नेक्स्ट है आपकी 3.48, उससे नेक्स्ट है 4.71। और आपकी जो डाटा ऊपर दिया हुआ एग्जांपल की स्टेटमेंट में वहाँ पे 4.7 लिखा हुआ है, तो उसके साथ भी आप 1 यूज़ कर लें। लेकिन चूंकि अब हमें नीचे नज़र आ रहा है, लेकिन आमतौर पे जब हम पेपर में कोई काम करते हैं तो जो जैसा डाटा हमें दिया हुआ है, यानी उस वक्त अगर 10 दिया हुआ है तो हम उसको 10 ही वो करेंगे, उसको मिस प्रिंट नहीं समझेंगे। ये तो चूंकि अभी हम काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो हम नीचे करेक्शन कर लेते हैं। लेकिन जब पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है तो अनटिल कोई करेक्ट ना कराए आपने उसको एज इट इज़ लेना है, यानी 10 को ही यूज़ करना है और 4.7 को यूज़ करना है। ठीक है, तो ये आपने कर लिया, इसको यही बताने के लिए मैंने किया था। नेक्स्ट हमारा है ग्रुप डाटा के लिए। अब हमने थोड़ा सा ये उसकी पहली एग्जांपल है, द ग्रुप डाटा अवेलेबल ऑन इंसेक्ट्स ग्रोथ पॉपुलेशन फॉर एज एंड करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज आर गिवन। ये देखिए क्लास बाउंड्रीज दी हुई हैं, और क्लास बाउंड्रीज हम पीछे पढ़ चुके हैं। बाउंड्रीज और लिमिट्स में क्या फ़र्क है। बाउंड्रीज में आपकी पहचान इसकी क्या है कि एक क्लास की जो अपर क्लास बाउंड्री है वो नेक्स्ट की लोअर क्लास बाउंड्री में चली जाती है। जैसे आप देख रहे हैं 0 से 4 है, फिर नेक्स्ट 4 से, यानी जहाँ पे ख़त्म किया है वहीं से ही शुरू होता है, गैप नहीं आता। लिमिट्स में क्या होता है 4 के बाद 5 है, 0 से 4 फिर 5 से, तो जब 4 के बाद 5 आता है तो आपको क्लियर पता चल जाता है। ये कंटिन्यूस डाटा के लिए, डिस्क्रीट में हो सकता है गैप। तो जब 4 के बाद 5 आएगा कंटिन्यूस डाटा में तो वो आपकी क्लास लिमिट्स हैं, और जब आपकी 4 के बाद 4 है, यानी किसी वैल्यू जहाँ पे छोड़ा है उसी से ही आप नेक्स्ट में स्टार्ट करते हैं, तो वो आपकी क्लास बाउंड्रीज है। तो ये क्लास बाउंड्रीज आपको दी हुई हैं और साथ FI दी हुई होगी। आगे वाला जो टेबल है वो हमने खुद करना है, इन्होंने तो साथ ही सॉल्व सा कर दिया है, लो चूँकि हमने पीछे से इसको कर लिया यहीं पे, तो आपको जो गिवन होगा वो क्लास बाउंड्रीज होंगी और FI होगी। YI क्या है, मिड पॉइंट है, 0 से 4 का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट कैसे लेते हैं, जब क्लास बाउंड्रीज दी हुई हैं दोनों अपर और लोअर क्लास बाउंड्री को ऐड करें, 2 पे डिवाइड कर दें। 0 से 4 है, 0 + 4 4 हो गया, डिवाइडेड बाय 2 आपका 2 आ गया। 4 और 8 है, नेक्स्ट 4 और 8 को ऐड किया 12 हो गया, 12 को आपने 2 पे डिवाइड किया 6 आ गया। नेक्स्ट आपका 8 से 12 है, दोनों को ऐड किया 20 आ गया, 20 डिवाइडेड बाय 2 आपका 10 आ गया। अब आपने ये मिड पॉइंट्स ले लिए, यानी YI आपका रिप्रेजेंट कर रहा है मिड पॉइंट्स को। मिड पॉइंट्स आपने ले लिए, इनका आपने लॉग लेना है। लॉग ऑफ YI का कॉलम हमने बनाया, ये सारा सोल्यूशन में है। मैंने आपको बताया कि जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ होगा वो पहले 2 कॉलम्स होंगे, क्लास बाउंड्रीज या लिमिट्स दी होंगी और FI दिया होगा, और YI आपने खुद कैलकुलेट किया है, लॉग लेने हैं।
अब अगला अगला कॉलम हमने खुद तैयार करना है कि हर लॉग वाई आई को हमने उसकी करस्पॉन्डिंग इम्पॉर्टेंट है कि पहली को पहली से, दूसरी को दूसरी से, तीसरे को तीसरे से गड़बड़ नहीं करनी रेलिवेंट वैल्यू को। तो लॉग ऑफ y1 को f1 से मल्टीप्लाई करना है, लॉग ऑफ y2 को f2 से, एंड सो ऑन हमने कर लेना है। और जो हमारा यही कॉलम है इसका हमने टोटल भी कर लेना, सिग्मा ले लेना, समेशन ले लेना, देख लीजिए। और हमें fi का टोटल चाहिए। तो इसका जब हम ज्योमेट्रिक मीन लेंगे तो ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1/n समेशन fi लॉग ऑफ yi, और समेशन आपने किसके लिए लेना, 1 से लेकर k वैल्यूज़ तक का। और यहाँ पे ये हमें हर वक्त याद रखना है कि ग्रुप फ्रीक्वेंसी में हम समेशन एफ आई को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हमने करना है टू कंप्यूट ज्योमेट्रिक मीन वी कैलकुलेट कॉलम 3, 4 एंड 5 ऑफ द टेबल। ये हमने यानी खुद करना सोल्यूशन में। समेशन एफ आई लॉग ऑफ वाई आई इज इक्वल टू 36.2334 आप टेबल से देख रहे हैं। समेशन एफ आई 34 है। अब हमने इसको पुट करना फॉर्मूले में, तो हमारा क्या हो जाएगा, एंटी लॉग ऑफ 36.2334 ओवर 34। ऊपर ये जो हम कर चुके हैं इसके डिवीजन कर लेंगे, आपके पास आ जाएगा 1.0657। इसका अब एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग जब हमने लिया तो ये हमारा आंसर आ गया 11.6329। ठीक है, ये आपने देखा, सिंप्लीफाई कर लिया हमने इसको। आसान तरीका, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अगली एग्जांपल में भी थोड़ी सी करेक्शन है और थोड़ा सा डिफरेंट वो भी है, वो भी हम देखते हैं। अ मैन गेट्स अ राइज ऑफ 10% in salary at the end of his first year of service, and further rise of 20% and 25% at the end of the second and third year respectively. The rise in each case being calculated on his salary at the beginning of the year. अब देख रहे हैं कि डिफरेंट परसेंटेज है। जब हम परसेंटेज रेट की, परसेंटेज भी रेट है, एक ख़ास रेट से बढ़ रही है या रेशो से बढ़ रही है, रेशो नहीं है ये रेट है। तो परसेंटेज भी जहन में रखिए कि रेट और रेशो में ही आती है। ठीक है। टू व्हाट एनुअल परसेंटेज इंक्रीज इन दिस इक्वलेंट, के उसको ये डिफरेंट ईयर्स पर डिफरेंट मिल रही हैं। आपने एक बतानी है कि हर साल में अगर सेम होती तो वो कितनी उनको मिलती। सपोज क्योंकि ये 10% का क्या मतलब है, टोटल 100 है और उसका 10% बढ़ी है, तो हम इसका बेसिक जो उसकी सैलरी है वो कंसिडर करेंगे। और हमें पता भी चल रही है, सपोज दैट इनिशियल सैलरी, इनिशियल मीन इब्तदाई स्टार्ट की जो यानी जिससे उसकी शुरू हुई है, सैलरी ऑफ द मैन इज इक्वल टू 100, इंक्रीज आफ्टर फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू 10%, सैलरी एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर क्या हो जाएगी, देखें 10 पहले 100 थी, 10% बढ़ गई, 100 में 10 ऐड कर लें तो ये कितना बन जाएगा 110। तो ये करेक्शन है, ये आपको नज़र आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पे भी, आप इसको देखिए, ये करेक्शन कर लीजिए कि ये आपका 110 आ जाएगा। सैलरी एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा, बेसिक का ही जो है वो। अब उसकी ये नहीं कि जो उसको फर्स्ट ईयर पे इंक्रीज़ हो चुकी है, बल्कि जो पहली की थी बिल्कुल इनिशियल उसी की परसेंटेज से, तो उसकी 20% बढ़ी है, तो 100 + 20 आपकी कितनी हो जाएगी 120। ये कंपाउंड वाली नहीं है, सिंपल है। सैलरी एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर क्या हो जाएगी, 25% बढ़ी है, तो 100 + 25 करेंगे तो 125 आ जाएगी। ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें और उनका थर्ड रूट ले लें, और थर्ड रूट मीन उसकी पावर 1/3 ले लें, तो ये हो जाएगा। यहाँ भी फिर वही करेक्शन करें ऊपर वाली के 110 हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा 120 और फिर आपका 125, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें 1/3 करें, तो ये आपका 118.16। इसके साथ यूनिट लिखना ज़रूरी है, इसलिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि यूनिट इनके साथ ज़रूर लिखें। तो आप इसके साथ रुपीज़ ज़रूर लिखें, RS जो इसकी एब्रीवेशन है, रुपीज़ लिखें। अब देखें कि 118.16 है, 100 से कितनी बढ़ गई है, 18.16 है। तो सो हम क्या करेंगे कि एनुअल परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू 118.16 माइनस 100, दैट इज इक्वल टू 18.16। और जब हम ये बता रहे हैं तो इसके साथ परसेंट लिखना ज़रूरी है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारी ये है थोड़े से और तरीके की, कि थोड़े से अगर हमारी वैल्यूज़ बड़ी हैं
या डायरेक्ट जो हमने काम किया, ये डायरेक्ट हमारा फार्मूला है कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन पे हमने किया 3.7 में। अगला हमारा क्या है, डेविएशन मेथड है, यानी डी यूज़ किया है। फिर अगर हम चाहें तो कोडिंग मेथड यू वाला भी यूज़ कर सकते हैं। और डी और यू वाला तरीका किसके लिए होता है, सिंप्लीफाई करने के लिए होता है आपकी कैलकुलेशन को। यानी अगर आपका डाटा डेविएशन फॉर्म में है तो आप कैसे करेंगे, यहाँ पे पीछे वाला जो है हम तरीका करेंगे। द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द यूज़ ऑफ वर्किंग ओरिजिन इफ़ डी इज इक्वल टू वाई माइनस 18। डी किसके बराबर है, हर ऑब्जर्वेशन में से 18 माइनस किया है, यानी आपका आर्बिट्रेरी ओरिजिन किसके इक्वल है, 18 के। फाइंड द अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। अब यहाँ पे अरिथमेटिक मीन भी कैलकुलेट करना और ज्योमेट्रिक मीन भी कैलकुलेट करना है। आपको डी की वैल्यूज़ गिवन है, एफ़ की वैल्यूज़ गिवन है। आप सोल्यूशन में आएंगे, डी और एफ़ का कॉलम बना लेंगे। डी इज इक्वल टू वाई माइनस 18, यहाँ से अगर y लेना चाहेंगे तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d प्लस 18। अब आपने क्या किया, वैसे आप d को डायरेक्ट करते हुए भी वो ले सकते थे अरिथमेटिक मीन और वो, लेकिन अब आप इसको चूँकि ज्योमेट्रिक मीन के लिए आपको y वैल्यूज चाहिए तो आप इसको y में कन्वर्ट कर लेंगे इस, और उसमें हमने क्या करना है, y इज इक्वल टू डी प्लस 18, यानी हर d की वैल्यू में 18 ऐड कर लें। d की पहली वैल्यू क्या है, -12 है, उसमें आप 18 ऐड करेंगे तो आपके पास 6 आ गया। -8 में 18 ऐड करेंगे तो ये -8 है और प्लस का 18 है, 10 आ गया, एंड सो ऑन। ये कर लेंगे आपके पास। अब आपके पास डी को भूल जाएं, अब आप वाई से काम करें। तो अगला कॉलम हमारा क्या हो जाएगा, एफ और वाई का प्रोडक्ट हो जाएगा। हर वाई को उसके करस्पॉन्डिंग एफ से ज़रब दे दें, y1 f1 y2 f2 एंड सो ऑन। जी f1 y1 करें, f पहले लिख लें, y को बाद में लिखें। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, अगले कॉलम में हर y वैल्यू का, चूँकि अब हमने ये ज्योमेट्रिक मीन के लिए थोड़ा सा इसका काम करना है तो लॉग ऑफ y ले लेंगे। और हर एक की चूँकि फ्रीक्वेंसी है तो हर लॉग को उसकी करस्पॉन्डिंग f से भी ज़रब देना ज़रूरी है। तो ये हो जाएगा f log ऑफ y। आप i भी इसके साथ लिख लें तो वो अच्छा रहेगा, fi log ऑफ yi, ठीक है। और fi yi log ऑफ yi और yi, तो i लिख लेना इसके साथ ज़्यादा मुनासिब है, ताकि आपकी कोई कमी ना रहे, किसी स्टेप पे आपके को मार्क्स की डिडक्शन ना हो सके पेपर में, कोई मार्किंग में। ये आपने कर लिया। तो अरिथमेटिक मीन जिसको हम वाई बार से रिप्रेजेंट करते हैं, एब्रीवेशन इसकी हमें पता है कि वाई बार है, उसका फार्मूला क्या है, समेशन एफ आई वाई आई ओवर समेशन एफ आई। आप आई की वेरिएशन भी बताएं और आई लिखेंगे भी सही, ठीक है। थोड़े मैच्योर हो जाएंगे तो ये आपने कर लिया, उन्होंने चूँकि कर दिया, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप चाहें तो ज़्यादा जो बेस्ट तरीका है वो उसकी वेरिएशन दिखाना भी है और समेशन पे लिखना भी है। तो आपका टोटल क्या समेशन एफ वाई का, हम ऊपर से देखते हैं 1696 है, और समेशन एफ हमारा 80 है, तो ये आपका हो जाएगा 21.2, ठीक है। और ज्योमेट्रिक मीन लेना है तो वो किसके बराबर होता है, एंटी लॉग ऑफ समेशन एफ आई लॉग ऑफ वाई आई ओवर समेशन एफ। ये आप कर लेंगे, इसमें वैल्यूज़ पुट करें तो ये हो जाएगा, आप देख रहे हैं 104.19097 ओवर 80, और फिर आपने इसका एंटी लॉग ले लिया तो ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू 20.06। आप अरिथमेटिक मीन देख रहे हैं वो है 21.2 और ज्योमेट्रिक मीन देख रहे हैं वो 20.06 हैं तो ये सारे एवरेजेस, इसका मतलब है कि अरिथमेटिक मीन की वैल्यू ज़्यादा है और ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू से कम है। ऐसे ही है, ये नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स में हमारी पहली प्रॉपर्टी है कि इफ़ देयर आर के सेट्स ईच विद ऑब्जर्वेशंस n1 n2 अप टिल nk एंड g1 g2 अप टिल gk एज देयर ज्योमेट्रिक मीन, देन द कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन, जिसको हम g और उसके सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे COM, कंबाइंड के लिए COM, ठीक है। g कंबाइंड मीन कंबाइंड n टाइम्स उनका ज्योमेट्रिक मीन जो है वो g2 है। देन द ज्योमेट्रिक मीन g ऑफ द रेशो, यानी अगर आपने एक और वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराया है z जो कि किसके बराबर है, y डिवाइडेड बाय x, रेशो बन गई ना। इस रेशो का आप ज्योमेट्रिक मीन लेना चाहते हैं तो इसको हम डायरेक्टली ले सकते हैं, ठीक है। इज़ द रेशो ऑफ देयर ज्योमेट्रिक मीन्स, यानी बजाय y1 और x1 का अलग अलग से हम पहले रेशो लें और फिर उसका ज्योमेट्रिक मीन लें, हम डायरेक्टली। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है, g इज इक्वल टू
G1 यानी कि y वैल्यूज़ का जो ज्योमेट्रिक मीन है डिवाइडेड बाय G2 यानी x वैल्यूज़ का जो मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है। ये कर लिया। अब हम इसको प्रूफ करते हैं कि किस तरह से ये आया रिजल्ट। दिस कैन बी इजीली प्रूव्ड एज अंडर। अब हमें पता है कि जो हम किसका ले रहे हैं z वैल्यूज़ का, और z किसके बराबर है y ओवर x। y ओवर x मीन के y1 ओवर x1, y2 ओवर x2 अप टिल yn ओवर xn। और ये n वैल्यूज़ हैं, लिहाजा इनका जो ज्योमेट्रिक मीन में हम क्या करते हैं, जितनी वैल्यूज़ हैं उनका प्रोडक्ट लेके उनका उतना रूट ले लेते हैं। तो n वैल्यूज़ हैं तो 1 ओवर n आ जाएगा। अगले स्टेप में आप देखें कि आपने क्या सिंप्लीफाई किया है। इसमें जो बुक में आपका है स्टेप पहला और दूसरा, दे आर सेम, ठीक है। तो आप इसको मतलब इसको कट कर सकते हैं, इस तरह मत लिखें, ठीक है। या इसको इस तरह करें कि सारी जो वाइज हैं वो ऊपर एक ही फ्रैक्शन पे ले आएँ, यानी y1 मल्टीप्लाइड बाय y2 मल्टीप्लाइड बाय सो ऑन yn डिवाइडेड बाय, यानी एक ही फ्रैक्शन डालें नीचे बस, और फिर नीचे सारी x का प्रोडक्ट ले लें, ठीक है। यानी x1 मल्टीप्लाइड बाय x2 मल्टीप्लाइड बाय सो ऑन करें और मल्टीप्लाइड बाय xn। अच्छा, ये एक और ये उसमें है कि आप इसको सिंप्लीफाई करने के सारे स्टेप्स जो हैं वो शो किया करें। अब हम एक फ्रैक्शन के ऊपर जो वैल्यू है और फ्रैक्शन के नीचे जो वैल्यू है उनको अलग अलग यही पावर दे सकते हैं जो आपकी बाहर आपकी टर्म्स के साथ है। तो आप क्या करेंगे, y1 मल्टीप्लाइड बाय y2 मल्टीप्लाइड बाय yn, और पावर जो 1 ओवर n थी इसको अलग दे दें। पावर 1 ओवर n डिवाइज़र आपके आ जाएगा डिवाइडेड बाय, यानी फ्रैक्शन को ऊपर की वैल्यू को अलग दे दी न्यूमरेटर को, डिनोमिनेटर को अलग पावर दे दी, सेम वही। तो वो नीचे आ जाएगी x1 मल्टीप्लाइड बाय x2 मल्टीप्लाइड बाय सो ऑन xn, और पावर हो जाएगी 1 ओवर n। और हमें पता है कि ये जो ऊपर है y1 y2 अप टिल yn का प्रोडक्ट और 1 ओवर n, ये क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है y वैल्यूज़ का, जिसको हमने g1 से रिप्रेजेंट किया। नीचे जो है x वैल्यूज़ का ज्योमेट्रिक मीन आ रहा है जो कि g2 से रिप्रेजेंट किया, तो ये हो जाएगा g1 ओवर g2, और यही हम प्रूव करना चाहते हैं, तो हम प्रूव कर चुके हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसकी जो मेरिट्स हैं ज्योमेट्रिक मीन के, यानी इसकी खूबियाँ क्या हैं। इट इज़ रिजिडली डिफाइंड बाय मैथमेटिकल फार्मूला, कि इसको बड़े रिजिडली मीन क्लियरली हम अपने उसमें मजबूती से, इसका मतलब है मजबूती से, सख्ती से, कटर तरीके से, यानी कि एक पक्का डिफाइंड तरीका है जिससे हमने इसको बयान कर दिया बाय मैथमेटिकल फार्मूला, कि हमने इसको एक ख़ास मैथमेटिकल फार्मूले से डिस्क्राइब कर दिया है। नंबर 2 इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस, कि ये तमाम ऑब्जर्वेशन पे बेस करता है। ये हम प्रॉपर्टीज़ कहाँ से देख रहे हैं, जो हमने बिल्कुल स्टार्ट हमने किया था चैप्टर, और हमने डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी किसी भी गुड एवरेज की, प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ गुड एवरेज। तो उसी मेयार को सामने रख के वो जो हमारी प्रॉपर्टीज़ थी 5, उन सारी को चेक करना है कि इसमें कौन कौन सी इन 5 में से प्रॉपर्टीज़ हैं, खूबियाँ हैं, और कौन सी नहीं हैं। तो जो खूबी होगी वो मेरिट्स में आ जाएगी, जो खूबी नहीं है वो डीमेरिट्स में चली जाएगी। तो ये बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन है, यानी जो भी आपका डाटा है उसकी तमाम ऑब्जर्वेशन को इस्तेमाल करता है। इट इज़ कैपेबल ऑफ मैथमेटिकल डेवलपमेंट। प्रॉपर्टीज़ में हम कर चुके हैं कि मैथमेटिकल डेवलपमेंट से क्या मुराद है, वो हम इसको देखते हैं कि ये भी उसका कैपेबल है, यानी उसका अहल है। इट इज़ लेस इफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़ एज़ कम्पेयर विद द मीन की निस्बत ये एक्सट्रीम वैल्यूज़ क्या होती हैं, इंतहाई वैल्यूज़, यानी बहुत बड़ी वैल्यू डाटा से, जैसा आपका डाटा है उससे बहुत डिफरेंट वैल्यू, या उससे पीछे या उससे आगे, यानी उससे छोटी भी बहुत दूर और बड़ी में भी ज़्यादा, किसी एक तरफ या दोनों तरफ एक्सट्रीम वैल्यूज़। यानी जिस वक्त एक्सट्रीम वैल्यूज़ होती हैं तो ये इस पे कम फ़र्क पड़ता है एज़ कम्पेयर टू द मीन बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है एक्सट्रीम वैल्यू से, लेकिन ज्योमेट्रिक मीन उतना इफेक्ट मुतासिर नहीं होता। डीमेरिट्स में क्या है इसका, इट बिकम ज़ीरो इफ़ एनी ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज़ ज़ीरो। अब ये ज़ीरो हो जाता है अगर कोई भी ऑब्जर्वेशन ज़ीरो होगी। ज़ीरो की कैसे आएगी, हमने कहा था कि पॉजिटिव वैल्यूज़, ज़ीरो को हम पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करते हैं। नॉन नेगेटिव हमने कही थी, नॉन नेगेटिव में वो वैल्यूज़ आती हैं जो नेगेटिव नहीं है यानी पॉजिटिव है, और उनमें ज़ीरो आएगा। तो अगर आपके डाटा में कोई एक वैल्यू भी ज़ीरो है तो उनका प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाएगा।
इट इज़ सेंसिबल ओनली फॉर पॉजिटिव वैल्यूज़, ये सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए, पॉजिटिव में भी ज़ीरो नहीं हो, एंड इट बिकम्स इमेजिनरी फॉर नेगेटिव वैल्यूज़। अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो इमेजिनरी बन जाता है, यानी कि हम जैसे मैथ्स में करते हैं, इसके साथ आयोटा आ जाता है जिसका सोल्यूशन नहीं होता, मुश्किल होता है। तो यानी हमने अगर कैलकुलेट करनी है ज्योमेट्रिक में, तो हमें दो चीज़ें देखनी है कि एक तो वैल्यू आपकी नेगेटिव कोई भी ना हो और ज़ीरो भी कोई एक भी ना हो, तो फिर ये आपका काम जो है ज्योमेट्रिक मीन पॉसिबल होता है। तो यहाँ तक आज हमारा टॉपिक है। अब हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि जैसे हमें मालूम है कि हमारा जो पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव पेपर भी आएगा, और ऑब्जेक्टिव पेपर में दो टाइप के, मतलब वो हमारे पास वो होते हैं। ऑब्जेक्टिव में एक ही टाइप होती है और वो होती है मल्टीपल चॉइस की, कि आपका जो आपको डिफरेंट चॉइसेस दी जाती हैं, एक स्टेटमेंट दी जाती है और आप उसके साथ चेक करते हैं कि विच इज़ द बेस्ट करेक्ट स्टेटमेंट, और आप उसको टिक का कहा गया है तो आप टिक करते हैं, सर्कल करने के लिए कहा गया तो अगर वो गोले से बने हुए होते हैं, सर्कल्स बने होते हैं, तो आप उसको फिल करते हैं। ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस बने हुए हैं हर एक के लिए, और ये आज के ही रेलिवेंट टॉपिक से रिलेटेड हैं, ये भी आप कर सकते हैं। इसको अगर करेंगे तो हमारा टाइम वो हो जाएगा। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, सिंपली है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, सिंपल है ये। तो जो आज का हमने टॉपिक किया उसी से रेलिवेंट है इंशाल्लाह। इसको आप फिल करके लाएं, और तो इसमें जो भी प्रॉब्लम होगी हम उसको कल इंशाल्लाह देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।